हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सब अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के इस क्लास में हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी लीनियर इक्वेशंस की हम लोग कंसिस्टेंसी को चेक करने वाले हैं कि आखिर आपको कोई लीनियर इक्वेशंस दिया जाता है तो उसकी कंसिस्टेंसी मतलब वो कंसिस्टेंट है कि वो आपका नॉन कंसिस्टेंट है। इन सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आज इस क्लास में सीखेंगे, ठीक है? तो बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास मतलब पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर कर दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि आखिर लीनियर इक्वेशंस की हम लोग कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, ठीक है? तो देखो, थोड़ा-सा मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो, जो आपका कंसिस्टेंसी होता है, कंसिस्टेंसी के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा-सा मैं आपको क्लास 10th की चीज़ें बता दूँ, फिर हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, देखो आप लोगों ने क्लास 10th में क्या पढ़ा होगा कि अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशंस दिया जाता है, तो उस लीनियर इक्वेशंस की सबसे पहले आप उसका नेचर पता करते हो। कि उसका नेचर क्या है शायद आप ना समझ पा रहे हो, शायद चीज़ें आप ना कनेक्ट कर पा रहे हो, तो थोड़ा-सा मैं एग्ज़ाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। देखो, देखो आप लोगों ने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशंस के बारे में क्या पढ़ा था कि जैसे आपको कोई 2 इक्वेशंस दे दिए जाते थे। क कौन-कौन से 2 इक्वेशंस? तो पहला इक्वेशन आपको दिया a1x दिया, ठीक है? दूसरा इक्वेशंस आपको दिया b1y, फिर आपको तीसरा मतलब सॉरी दूसरा नहीं, ये आपके सारे के सारे वेरिएबल आ रहे हैं, तो a1x आ गया प्लस b1y इज़ इक्वल टू c1। ये आपको पहला इक्वेशन दे दिया गया। दूसरा इक्वेशंस आपको दिया गया a2x प्लस B2y इज़ इक्वल टू C2। ये आपको 2 इक्वेशंस दे दिए गए, ठीक है? तो क्लास 10th में आप लोग क्या करते थे? क्लास 10th में आप लोग इनके नेचर को आप लोग इनकी कंसिस्टेंसी को आप लोग चेक करते थे कि अगर मान लिया जाए इनका मतलब कोई यूनिक सॉल्यूशन होता है कि आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि इनका सॉल्यूशन इनफाइनाइट तक जाता है। ये आप लोग इसको मतलब क्लास 10th में आप लोग इसको इस दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व करते थे, ठीक है? फिर अगर आपका मतलब कोई सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको आप क्या करते थे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे या फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देते थे और उसकी वैल्यू निकाल देते थे। ये आप कहाँ करते थे? क्लास 10th में करते थे। तो अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा, क्या हम इस समय यानी बीएससी सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में भी यही प्रयोग करेंगे? तो नहीं। देखो पिछले में कई क्लासेस में मैंने आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया है। तो यहाँ पर आपका जो लीनियर इक्वेशंस होगा, इस लीनियर इक्वेशंस को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे। इस लीनियर इक्वेशंस को हम लोग यूजिंग रैंक यानी रैंक की सहायता से हम लोग इस लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी को हम लोग चेक करेंगे। किसकी सहायता से? रैंक की सहायता से यानी रैंक का यूज़ करके हम लोग लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें? ये चीज़ें थी कब? ये चीज़ें थी 10th की। 10th में हम लोग क्या करते थे? 10th में हम लोग करते थे कि हमको कोई 2 इक्वेशंस दे दिए जाते थे। तो उस 2 इक्वेशंस में हम लोग क्या करते थे? एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करते थे। फिर उ एलिमिनेशन से अगर हमें टफ लग रहा है तो हम लोग मतलब मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते थे उसको, ठीक है? तो वहाँ पर हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते थे वहाँ पर हम लोग। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपको एक मेथड के हिसाब से सॉल्व करना होगा यानी यूजिंग रैंक यानी रैंक की सहायता से आप लोग इस लीनियर इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्या आप मेरी इतनी बात समझ रहे हैं? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। दूसरी बात ये है कि आप जब क्लास 10th में थे, तो वहाँ पर आपको केवल 2 ही इक्वेशंस दिए जाते थे। केवल आपको 2 इक्वेशंस दे दिया जाता था और आप उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर देते थे। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपको 1 से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक आपको इक्वेशंस दे दिए जाएँगे और उसमें आपकी कंसिस्टेंसी को चेक करना होगा। तो थोड़ा-सा मैं एक एग्ज़ाम्पल नहीं थोड़ा-सा मेथड है, उस मेथड को हम लोग सीख लें, फिर हम एक क्वेश्चन्स को लेंगे और इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है? अच्छा, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आई है, तो कोई बात नहीं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से समझिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको थोड़ा-सा आप अपने कॉपी और पेन में नोट कर लीजिए क्योंकि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपका मेथड है। अगर आप मेथड को सीख गए, तो क्वेश्चन ऑटोमैटिक आपके सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? देखो
देखो बात करें कि आपका जो लीनियर इक्वेशंस होता है, लीनियर इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर यानी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में क्या करते हैं, इसमें लीनियर जो आपको इक्वेशंस दिया जाता है, इसमें हम इसकी जो कंसिस्टेंसी है रैंक की सहायता से चेक करते हैं। अब कैसे चेक करेंगे? अब देखो हम एक एग्जांपल यानी एक मेथड है, उसी मेथड के हिसाब से आपको समझाते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। देखो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि कोई इक्वेशंस ले रहा हूँ, कोई लीनियर इक्वेशंस लिया, हमने एक लीनियर इक्वेशंस लिया a1x, ठीक है? आप लोग थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लास में ही क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो हमने एक इक्वेशंस लिया a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक? c1 c1 नहीं c1z कर लो, c1z इज़ इक्वल टू d1, ठीक है? ये आपको क्या है, एक इक्वेशंस दिया गया है। दूसरा इक्वेशंस हम ले लें, दूसरा इक्वेशंस लें a2x प्लस b2y प्लस c2z इज़ इक्वल टू d2 हमको दे दिया गया। फिर तीसरा इक्वेशंस लें हम लोग a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये हमको क्या है, ये हमको एक लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। तो इस लीनियर इक्वेशंस का हम लोग इस लीनियर इक्वेशंस की हमको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो कैसे करेंगे? तो अब हम कुछ मेथड आपको बता रहे हैं, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखो, देखो ये आपका जो लीनियर इक्वेशंस आपको दे दिया गया, आप अगर क्लास 10th में थे तो आपको वहाँ पर केवल एक इक्वेशन से दे दी जाती थी और एक इक्वेशन सी दे दिया जाता था और आप इसको एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऐसे आप इसको सॉल्व कर देते थे। लेकिन यहाँ पर आपको ये 2 से अधिक क्या दिया? लीनियर इक्वेशंस दे दिया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग ये टॉपिक हम लोग पढ़ किसमें रहे हैं? तो मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं ना? ये टॉपिक हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? तो कहोगे भैया ये टॉपिक आप मैट्रिक्स में पढ़ा रहे हो। तो अगर मैट्रिक्स में हम पढ़ा रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये आपका जो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस है, इस लीनियर इक्वेशंस को सबसे पहले आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा? सबसे पहले आपको इसमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको रैंक की सहायता से सॉल्व करेंगे और रैंक हम तभी बता पाएँगे जब हमको मैट्रिक्स पता होगी। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये आपका जो लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, इस लीनियर इक्वेशंस को हमको रैंक की सहायता से सॉल्व करना है। अब हम इसको रैंक की सहायता से तभी सॉल्व कर पाएँगे, जब हमको इसकी मैट्रिक्स पता होगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको इसकी मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। जब हमको मैट्रिक्स पता हो जाएगी, तभी तो हम रैंक निकाल पाएँगे। तो कहोगे, "हाँ भैया, ये इतनी चीज़ें आप हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए।" ठीक है? अब देखो अब देखो, ये आपका जो लीनियर इक्वेशंस है, इस लीनियर इक्वेशंस को सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मैट्रिक्स नोटेशन कैसे होता है? आखिर मैट्रिक्स में हम लोग इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स नोटेशन, मैट्रिक्स नोटेशन, नोटेशन। देखो इसमें क्या होता है कि लीनियर इक्वेशंस का जो मैट्रिक्स नोटेशन होता है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार नोटेट करते हैं। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार नोटेशन की यानी इस प्रकार हम लोग प्रदर्शित करते हैं। यानी Ax इज़ इक्वल टू B के रूप में हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक? Ax इज़ इक्वल टू ये आपका x है, थोड़ा-सा सही से लिख दें। Ax इज़ इक्वल टू B के रूप में हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं। तो इतनी ची अब ये हमने जो टॉपिक आपको बताया समझ में आया? हमने क्या बताया कि अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन दिया है उस लीनियर इक्वेशंस को सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है? मैट्रिक्स में बदलना है। तो मैट्रिक्स में आप कब बदलोगे? इसका नोटेशन कैसे करोगे? तो आपका Ax इज़ इक्वल टू B हमने बताया कि जो आपका लीनियर इक्वेशंस होता है, इसको आप लोग Ax इज़ इक्वल टू B के रूप में कन्वर्ट करो। अब बात आती है कि आखिर ये A क्या है? ये आपका X क्या है? और ये आपका B क्या है? तो देखो, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपका A की बात करूँ, A आपका कोएफ़िशिएंट है। क्या है? ए आपका कोएफ़िशिएंट है। कोएफ़िशिएंट मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x का कोएफ़िशिएंट a1, y का b1, z का c1, x मतलब यहाँ पर x का a2, यहाँ पर y का b2, यहाँ पर z का c2, यहाँ पर x का a3, यहाँ पर y का b3, यहाँ पर z का c3। तो ये आपका जो कोएफ़िशिएंट है, ये आप मैट्रिक्स A से डिनोट करते हो इसको। किससे डिनोट करते हो? तो इसको आप लोग डिनोट करते हो मैट्रिक्स A से। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स A क्या लिख रहा हूँ? A1 लिख दिया मैंने, फिर B1 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया? C1 लिख दिया। फिर A2 लिख दिया, फिर आप B2 लिख दिया, फिर आपका क्या है C2, फिर आपका A3, फिर इसके बाद B3, इसके बाद C3। ये हमने क्या कर दिया? ये हमने इसको मैट्रिक्स A में लिख दिया। मैट्रिक्स A हमने क्या किया? तो मैट्रिक्स A आपका क्या निकल कर आया? ये आपका कोएफ़िशिएंट है, ठीक?
इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। अब अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो अब हम x की बात करें कि आपका x क्या है? तो x आपका वेरिएबल यहाँ पर क्या-क्या है? तो x आपका है यहाँ पर x है, फिर y है, फिर z है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे? x लिखोगे, फिर आप लिखोगे y लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे? z। ये आपका क्या है? x है। अब बात करते हैं कि आखिर ये b क्या है? तो जो आपको बाहर का टर्म दिख रहा है, यही आपका b है। बाहर का कौन-सा दिख रहा है? D1 आपका, D2 आपका, D3 ये आपका क्या डिनोट कर रहा है? तो ये आपका B को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे? D1 लिख दोगे, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? D2 लिख दोगे, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? D3 लिख दोगे। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर हम देखेंगे कि इसका वर्किंग मेथड कैसे होता है कि आखिर क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से सॉल्व करेंगे, कौन-कौन से प्रोसेस होंगे, इसको हम लोग देखेंगे। देखो मैंने आपसे क्या बताया, देखो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार पेन और कॉपी को साइड में कर दो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो आपका लीनियर इक्वेशंस होता है, इसकी अगर आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो सबसे पहले जो आपको लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, इसको हमको मतलब मैट्रिक्स के रूप में प्रदर्शित करना होगा। इतनी चीज़ें समझ में आई? देखो जैसे ये आपका लीनियर इक्वेशंस दिया गया था, इस लीनियर इक्वेशंस को सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया? तो सबसे पहले इसको हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। अब मैट्रिक्स आपका किस रूप में होना चाहिए? तो मैट्रिक्स आपका AX इज़ इक्वल टू B के रूप में होना चाहिए। इतनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ तक बताई हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना कि हाँ भैया, ये चीज़ हमको यहाँ पर नहीं समझ में आई है। अब देखो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, यहाँ पर हमको यानी a की वैल्यू पता हो गई, x की वैल्यू पता हो गई और हमको यहाँ पर किसकी वैल्यू पता हो गई मतलब b की वैल्यू पता हो गई। अब देखो जब आप a की वैल्यू आपको पता हो गई, x की वैल्यू आपको पता हो गई, b की वैल्यू पता हो गई, तो अब देखो हम क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अगर ये सारी वैल्यू आपको पता हो गई, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा। क्या पता होना चाहिए आपको? तो इसका आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा। अब आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि आखिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा? शायद हम इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, आखिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा? हालाँकि आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, लेकिन नहीं ध्यान में आ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ये आपका मेथड है। हालाँकि ये जो आपका टॉपिक मतलब ये मेथड है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट पहले तो आप पूरे का पूरा मन लगाकर आप देखिए, क्लास को देखिए, अच्छे से समझिए। समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? बस थोड़ा-सा आप फ्री माइंड से यानी बिल्कुल रिलैक्स होकर आप क्लास को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको पहले ऑक्टेंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स में ऑक्टेंटेड मतलब हाँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमको इसको कन्वर्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको लिख दें AUGMENTED ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इसको हमको कन्वर्ट करना होगा। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऑगमेंटेड जो आपका मैट्रिक्स होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है। क्या? ये आपका कुछ इस प्रकार होता है। C इज़ इक्वल टू AB। अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि आखिर A क्या है और B क्या है? तो आपने जो ये AX इज़ इक्वल टू B लिया है, ये AX इज़ इक्वल टू B लिया है, इसको अगर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो आपकी ये A मैट्रिक्स है और जो यहाँ पर आपकी B मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू को अगर आप इसमें पुट कर दोगे, तो हमको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है? क्या करना है हमको? हमको करना है कि अभी आप लोगों ने जो लीनियर मैट्रिक्स से जो आपका ये लीनियर इक्वेशंस था, इस लीनियर इक्वेशंस से जो आप लोगों ने मैट्रिक्स ज्ञात की, इस मैट्रिक्स को अगर A की वैल्यू और B की वैल्यू अगर आप क्या करते हो, इसमें पुट कर देते हो, इस स्थान पर रख देते हो, तो हमको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाता है। क्या मिल जाता है? तो हमको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हमने क्या किया कि मैट्रिक्स A की वैल्यू को सारी पुट कर दी। तो मैट्रिक्स A आपका क्या है? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैट्रिक्स A1 दिया है, B1 दिया है, C1 दिया है, A2 दिया है, B2 दिया है, C2 दिया है, A3, B3, C3 दिया है। तो इन सारी की सारी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? A1 लिख दिया, फिर क्या B1, फिर आपका क्या है C1, उसके बाद क्या है आपका A2 है, उसके बाद आपका है B2, उसके बाद आपका क्या है C3, उसके बाद आपका है A3, फिर आपका क्या है B3 और फिर आपका क्या है C3। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स B की बात कर रहा है, तो मैट्रिक्स B आपका क्या है? तो मैट्रिक्स B आपका यहाँ पर दिया गया है D1
D2 और D3। तो इस मैट्रिक्स बी को हम लोग कहाँ रख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे D1, D2 और D3। अब इस प्रकार जो आपको ये मैट्रिक्स मिली है, क्या? अब इस प्रकार जो आपको ये मैट्रिक्स बन के तैयार हुई है, यही आपका क्या है? यही आपका क्या हो गया? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपने लीनियर जो आपका इक्वेशंस है, उससे जो आपने मैट्रिक्स तैयार की है, उसी मैट्रिक्स को अगर हम क्या कर दें, इस स्थान पर रख दें, यानी C इज इक्वल टू ए बी, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को रख दें, तो हमको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाएगी। इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? तो कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब देखो, ये चीजें अगर आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन ये मान लो आप कि अगर इसको आप समझ गए तो लगभग 80% क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। थोड़ा सा डाउट होगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में डाउट होगा, बाकी ये सारी चीजें अगर आप समझते हुए जा रहे हो, तो अभी जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो लगभग आपको 80 टू 90% चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल दिया। अब देखो, जब हमको यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पता हो गया, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमको एक नई एक और मैट्रिक्स मिल गई। कौन सी मैट्रिक्स? मैट्रिक्स सी हमको मिल गई। एक नई मैट्रिक्स मिल गई। कौन सी मैट्रिक्स मिल गई हमको? तो यहाँ पर एक नई मैट्रिक्स हमको सी मिल गई। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है कि हमको यहाँ पर क्या मिल गई? यहाँ पर हमको एक नई मैट्रिक्स मिल गई। वो मैट्रिक्स सी आपका क्या है? वो सॉरी, वो मैट्रिक्स मतलब क्या मिली हमको? वो मैट्रिक्स हमको सी मिल गई। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये जो आपकी मैट्रिक्स सी है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लो। एक पॉइंट यहाँ पर, ये सारे के सारे वर्किंग मेथड है, आपके वर्किंग रूल है। इसके मतलब रूल हम बता रहे हैं आपको कि कैसे कंसिस्टेंसी को हमको चेक करना है, कैसे कोई मैट्रिक्स आपका कंसिस्टेंस होगा, कैसे नॉन कंसिस्टेंट होगा। ये हम मेथड आपको अब बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, नहीं तो थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं देखेंगे तो चीजें इधर उधर हो जाएंगी, तो थोड़ा सा आपको डाउट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसी वक्त ध्यान से देखिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब देखो, थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर हम लिख रहे हैं। वो पॉइंट आपका क्या है कि जैसे ही आपका ये मैट्रिक्स सी जो है, इस मैट्रिक्स सी को आपको किसमें रिड्यूस करना होगा? एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। किसमें? आपको इस मैट्रिक्स सी को आपको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ। अभी तक तो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी जाती है, तो उस मैट्रिक्स का हमको कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे कि आपका कंसिस्टेंस है कि नॉन कंसिस्टेंस है, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो देखो, ये आपकी जो मैट्रिक्स सी मिली है, इस मैट्रिक्स सी को सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करो? तो सबसे पहले इसको आप एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब कुछ लोग तो डाउट में होंगे कि एशेलॉन फॉर्म क्या होता है। अगर आपने पिछले सारे क्लासेस को नहीं देखा तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत बुरे कंफ्यूजन में फंसने वाले हो, बहुत बुरा डाउट आपका हो जाएगा। सबसे पहले आप जाकर पिछले क्लास को देखिए। तो यहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स सी है, इस मैट्रिक्स सी को हमको किसमें कन्वर्ट करना होगा? तो इसको हमको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसमें एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जब हम इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो एक बात आप बताओ हमको, ये जो आपका मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ है, मैट्रिक्स सी, ये किन दो चीजों से मिलकर बना है? तो कहोगे भैया ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी से मिलकर बना है ना, यही इसी चीज से तो मिलकर बना है। तो कहोगे हाँ भैया, इसमें मैट्रिक्स ए क्या है आपका? तो मैट्रिक्स ए आपका, इतनी सारी चीजें आपकी मैट्रिक्स ए है, और ये मैट्रिक्स सी और इतनी चीजें सारी चीजें आपकी क्या है? तो ये मैट्रिक्स आपकी बी है, और ये दोनों मिलकर एक मैट्रिक्स सी का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं रिड्यूस रिड्यूस सी इंटू रिड्यूस सी इंटू एशेलॉन फॉर्म। हमको इस मैट्रिक्स सी को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको क्या कर रहे हैं? एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या इसको अगर हम एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, सबसे पहला मेथड होगा कि इसको हमको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब देखो, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप लिखो, जब इसको हम लोग एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब इसकी रैंक ए, यानी मैट्रिक्स जो आपका ये मैट्रिक्स, इसमें अब ये मैट्रिक्स आपका किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो दो चीजों से मिलकर बना है। एक आपका ये मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स आपका बी है। अगर इस मैट्रिक्स ए की रैंक, या इस मैट्रिक्स ए की रैंक आपकी मैट्रिक्स मैट्रिक्स सी के रैंक के बराबर आ गई, तो हम कहेंगे कि आपको जो फंक्शंस पूरा दिया गया है सिस्टम, ये आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है। शायद आप ना समझ पाए हो, अब मैं बता रहा हूँ, देखिए। मैंने यहाँ पर क्या किया? मैंने यहाँ पर कि ये आपका जो मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया? सबसे पहले एशेलॉन फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। सबसे पहले हमने क्या किया? एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब हमने इस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमने इसमें क्या देखा? उसके बाद हमने इसमें देखा कि आपका जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का रैंक अगर इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स सी, यही तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स दी गई है,
नहीं दी गई है? कहोगे हाँ भैया यही दी गई है। तो ये आपकी जो पूरी की पूरी मैट्रिक्स सी है, इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स सी के रैंक के अगर इस रैंक मैट्रिक्स ए जो आपको दी गई है, इस मैट्रिक्स ए का रैंक अगर इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स सी का इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे कि आपका जो सिस्टम पूरा दिया गया है, ये आपका कंसिस्टेंट है। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? एक बार लिख दें तो आप अच्छे से समझ जाएँगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो जो हमारा सिस्टम दिया गया है, ये सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। CONSTINT कंसिस्टेंट। हमने क्या बताया? हमने बताया कि इस मैट्रिक्स में अगर हम क्या करें, इस सी मैट्रिक्स को हम किस में कन्वर्ट कर दें? हम एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर हमको ये मिलता है कि आपका जो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए का जो रैंक आपको मिला, जैसे मान लिया हमने कहा कि मैट्रिक्स ए का रैंक हमको क्या मिल गया? तो इस मैट्रिक्स ए का रैंक हमको 2 मिल गया, मान लिया। और इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक, इस पूरे मैट्रिक्स सी का जो रैंक आपका है, वो आपको क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो ये दोनों की दोनों रैंक यानी रैंक ए यानी मैट्रिक्स रैंक ए जो आपकी ए मैट्रिक्स है इसकी रैंक और जो आपको सी मैट्रिक्स दी गई है इसकी रैंक अगर आपकी एक दूसरे के इक्वल हो जाती है तो हम कहेंगे कि आपका जो सिस्टम है आपका पूरा का पूरा कंसिस्टेंट है। इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो कहोगे हाँ भैया हमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर लिखो, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर क्या लिखो, इसको इरेज कर दें। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट हो रहा होगा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, तो एक बार क्लास को दोबारा देख लेंगे तो मतलब मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँगी। हालाँकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मतलब क्लास में ही सारी चीज़ें समझा दूँ, लेकिन होता नहीं है कि कोई ऐसा मतलब होता है जिनको सारी चीज़ें एक ही बार में नहीं समझ में आती हैं। तो अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि अगर आपका रैंक ए आपका रैंक सी के इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे कि आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम दिया गया है, ये आपका कंसिस्टेंट है। ठीक है? दूसरा अब यहाँ पर तीसरी चीज़ आप लिखो, तीसरी चीज़ हम पेन का कलर चेंज कर ले वरना व्हाइट-व्हाइट सब है, अच्छा नहीं लग रहा है। पेन का कलर चेंज कर ले। तीसरी पॉइंट आप यहाँ पर क्या लिखो? तीसरी पॉइंट यहाँ पर आप लिखो कि अगर आपको इफ यहाँ पर लिख लो, इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी इक्वल एन। एन आपका क्या है? तो एन आपका है नंबर ऑफ अननोन। अननोन नंबर कोई है आप ANOWN अननोन नंबर कोई का। तो अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम तीसरा 2 पॉइंट हमने आपको समझा दिए। अब ये तीसरा पॉइंट हमने लिखा। तीसरा पॉइंट हमने लिखा कि अगर जो आपका मैट्रिक्स ए है इसकी रैंक और जो आपकी मैट्रिक्स सी है इसकी रैंक अगर एक दूसरे और मतलब रैंक मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए की रैंक और जो आपको मैट्रिक्स सी दी गई है इसकी रैंक अगर कोई नंबर आपका कोई दिया गया है एन के इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? उसका आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? उसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर इस मैट्रिक्स ए जो आपको दी गई है, इस मैट्रिक्स का अगर रैंक आपका इस मैट्रिक्स के सी के इक्वल हो गया और ये दोनों मैट्रिक्स का अगर रैंक अगर कोई नंबर पर डिपेंड हो गया, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? वहाँ पर ये आपका एक यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है? यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस पे मैं ज़्यादा आपको क्योंकि ये सीधा-सीधा पॉइंट है, सीधा आपको बता दिया कि अगर ये आपका मैट्रिक्स ए का रैंक और मैट्रिक्स सी का रैंक अगर एक दूसरे के इक्वल आ गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कि आपका यूनिक सॉल्यूशन है। तीसरी पॉइंट आप यहाँ पर चौथी चीज़ आप यहाँ पर एक लिखो। चौथी चीज़ यहाँ पर आप ये लिखो कि अगर आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी इज़ लेस देन कोई आपका नंबर अननोन नंबर कोई है आपका, कोई एन नंबर है। अगर इस पूरे की पूरी मैट्रिक्स ए की रैंक अगर आपकी इक्वल आती है इस पूरे मैट्रिक्स सी के यानी रैंक मैट्रिक्स सी के अगर आप इसकी मतलब रैंक है यानी आपको जो मैट्रिक्स ए दिया गया है इसकी रैंक और मैट्रिक्स सी की रैंक अगर एक दूसरे के इक्वल आती है और ये दोनों वैल्यू आपकी कोई नंबर है एन उससे अगर आपका छोटा आ जाता है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका सॉल्यूशन आपका इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? उसका सॉल्यूशन आपका इनफाइनाइट होगा। INFINIT उसका सॉल्यूशन क्या होगा? उसका आपका सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उसका सॉल्यूशन आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब देखो एक पॉइंट आप और नोट कर लो क्योंकि अब यहाँ पर क्वेश्चन है। एक पॉइंट आप लोग और नोट कर लो। एक पॉइंट आपका 5वाँ क्या नोट कर लो कि अगर इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए डज़ नॉट इक्वल रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी
देन जो हम लोग कहेंगे कि इसका आपका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ये सारी चीजें हम लोग कब करेंगे? जब हम लोग एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तब ये सारी चीजें हमको पता होंगी। ये सारी चीजें, ये सारे मेथड हम लोग कब लगाएंगे? जब हमको मतलब मैट्रिक्स सी का एशेलॉन फॉर्म कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसका रैंक निकालेंगे। अब जब हमको रैंक सारी चीजें पता हो जाएंगी, तभी तो ये सारे नियम हम लोग लगा पाएंगे। तो ये आपका थोड़ा सा मेथड था। ये मेथड था कि अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशंस दिया जाता है, तो उस लीनियर इक्वेशंस का हम लोग कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है? मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, मैंने आपको, अब देखो पूरी की पूरी चीजें मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग समझिए। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशंस दिया जाता है, तो उस लीनियर इक्वेशंस को सबसे पहले आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। तो हमने यहां पर क्या किया, इस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो आपने मैट्रिक्स, जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया था, जो मैट्रिक्स आप निकाले लीनियर इक्वेशन की सहायता से, जो आप लोगों ने मैट्रिक्स निकाला, उस मैट्रिक्स को आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। फिर आपने यहाँ पर क्या किया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। मैट्रिक्स में कन्वर्ट, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, आप इसमें जो आपको एक नई मैट्रिक्स जो आपको सी मिलेगी, जो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, न्यू आपको मैट्रिक्स जो मिलेगी, इस मैट्रिक्स का आप एशेलॉन फॉर्म निकालोगे। एशेलॉन फॉर्म निकालने के बाद आप देखोगे कि जो आपने मैट्रिक्स ए ली थी, इस मैट्रिक्स का रैंक अगर इस मैट्रिक्स सी के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि ये आपका जो पूरा का पूरा जो आपको सिस्टम है, ये सिस्टम आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, तीसरी चीज मैंने बताई कि अगर रैंक ए यानी मैट्रिक्स ए का रैंक अगर मैट्रिक्स सी के इक्वल आ गया और वो दोनों की वैल्यू अगर कोई नंबर पर डिपेंड हो गई, यानी नंबर के इक्वल आ गई, तो वहां पर उसका जो सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन आपका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। चौथी चीज मैंने आपको बताई, चौथी चीज बताई कि अगर आप इसे आप एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद आपको इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी आपकी, मतलब मैट्रिक्स सी आपकी इक्वल हो गई, और ये वैल्यू अगर आपकी दोनों की दोनों वैल्यू कोई नंबर है उससे अगर छोटी आ गई, तो आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। पांचवी चीज मैंने आपको बताई कि अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी, यानी मैट्रिक्स ए का रैंक और मैट्रिक्स सी का रैंक अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो उसका आपका कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब क्लास 10th में जब आप लोग थे, तो क्लास 10th में आप लोग क्या करते थे कि जो आपको इक्वेशंस दो दिए जाते थे, तो वहां पर आप a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 करते थे ना। अगर आपको और सोल्यूशन निकालना है, तो a1 इज इक्वल टू, सॉरी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 करते थे ना। अगर आपको और निकालने होते थे, तो आप क्या करते थे, वहां पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही तो करते थे। लेकिन वहां पर आपका क्या था, वहां पर आपका मेथड था, वहां पर आप उसको मतलब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको मैट्रिक्स यानी यूजिंग रैंक की सहायता से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। वहां पर आप उसको कई सारे मेथड से सॉल्व कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर आपको केवल रैंक की सहायता से आपको इसके इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। उम्मीद है मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा-सा आप कंसंट्रेशन के साथ क्लास देखेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लास में ही क्लियर हो जाएँगी। अगर ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो मैं एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा-सा आप देखिए, हमारा मतलब साथ दीजिए और अच्छे से समझिए, क्लास में ही सारी चीज़ें आपको सिखा दूँगा। देखो, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल उसी तरह है जैसा मेथड मैंने बताया, उसी तरह मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप लोग देखना, देखो, ये आपका क्या है, सो दैट द इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 3, 3x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 1 आर कंसिस्टेंट। यानी इसमें आपको बता दिया गया है कि आपका एक कंसिस्टेंट है, इसमें आपको बता दिया गया है। एंड सॉल्व रिटर्न, इसमें आपको इसको सॉल्व करना है। आपको तो बता दिया गया, क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि आपका कंसिस्टेंट है। इसमें आपको कंसिस्टेंसी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें बस आपको केवल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, मैंने आपको सबसे पहला मेथड यही बताया है। क्या बताया है? कि अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशंस दिया जाता है, तो सबसे पहले आप उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। अब मैट्रिक्स में आप कब कन्वर्ट करोगे? जब आपको पता होगा, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। जब आपको पता होगा मैट्रिक्स नोटेशन कैसे होता है, तो मैट्रिक्स नोटेशन होता है AX इज इक्वल टू
बी होता है। यही तो मैंने आपको बताया है। तो कहोगे हाँ भैया, आपने यही बताया है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ए क्या है, तो ए आपका यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर आप लिखो ए, तो ए आपका क्या आ जाएगा, तो ए आपका आ जाएगा कोफिशिएंट। अब ए आपका क्या है, तो एक्स के आगे आपका क्या है, एक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर वाई आप देखते हो, तो y के आगे आपका कौन सा नंबर है, 2 है। तो यहाँ पर y के आगे आपको जो 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप 2 लिख दोगे। यहाँ पर अगर आप z देखते हो, तो z आपका क्या है, तो z के आगे आपका माइनस का 1 है। सिंबल अगर आपका माइनस है तो माइनस लेना होगा आपको, प्लस है तो प्लस लेना होगा। हालांकि यहाँ पर आपका माइनस है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर आप दूसरे लीन मतलब दूसरे इक्वेशंस में देखते हो, तो दूसरे इक्वेशन में जो आपका x है, इसकी भी आगे सामने इसका कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट क्या है, तो इसका कोफिशिएंट आपका 3 है। यहाँ पर अगर y के सामने देखते हो तो आपको माइनस का 1 मिलता है। अगर इस z के सामने देखते हो आप, तो आपको प्लस का 2 मिलता है। अगर आप और नीचे आएंगे, तीसरे आपका जो लीनियर इक्वेशन तीसरा दिया गया है, इसमें अगर आप देखते हो, तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू क्या है, मतलब x के आगे क्या है, 2 है। यहाँ पर y के आगे माइनस का 2 है। ठीक है। यहाँ पर आपका z के आगे क्या है, 3 है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो इस इक्वेशंस में, तो यहाँ पर आपका 1 चल रहा है, उसके बाद आपका माइनस का 1 चल रहा है, फिर आपका क्या है, 1 चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हमको 1 पता हो गया, और ये आपका क्या है, तो ए आपका एक कोफिशिएंट है। ठीक है। ए आपका क्या है, आपका कोफिशिएंट है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अब अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो हम यहाँ पर अब x ज्ञात करेंगे। तो x आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, तो x आपको यहाँ पर दिया गया है, सारे के सारे इसमें केवल वेरिएबल कितने हैं, तो x है आपका, y है और z ही है, और तो कोई है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, x y और z हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर b की बात करें, तो b आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, तो b आपका यहाँ पर चल रहा है क्या, 3 चल रहा है। बाहर के जितने आपको टर्म दिख रहे हैं, वो सारे के सारे आपके b हैं। तो यहाँ पर 3 है आपका, 1 है आपका, 2 है, और आपका यहाँ पर माइनस का 1 है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे, 3, 1, और ये आपका क्या है, 2, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, माइनस का 1। ये आप क्या कर दोगे, मैट्रिक्स बी निकाल दोगे। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अब देखो दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी। अब आपको क्या करना होगा, आपने क्या किया, इसको मैट्रिक्स के नोटेशन में आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना होगा, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम लोग कन्वर्ट मतलब कब करेंगे, जब हमको पता होगा कि कैसे किया जाता है ना। तो हम कैसे करते हैं, तो C इज इक्वल टू ए और B से हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जो आपका ये आपका मिला, ये आपका जो सारा का सारा मैट्रिक्स मिला, इसको हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग अगली स्लाइड में चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है सी इज इक्वल टू, आपका क्या होता है, ए, और आपका क्या होता है, बी। यही तो होता है। तो कहोगे हाँ भैया, तो सी इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए आपकी क्या है, तो मैट्रिक्स ए आपकी क्या मतलब क्या चल रही है, 1 2 -1। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट गलत हुआ तो आंसर आपका नहीं आएगा। 1 2 और आपका क्या है, माइनस का 1। एक बार और चेक कर ले, 1 2 माइनस का 1 सही है। फिर 3 -1 2, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना, 3 माइनस का 2 और 1 ही तो है। तो कहोगे हाँ भैया, 3, सॉरी गलती हो गई, माइनस का 1 बीच में है। यही अगर यहाँ पर आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही आपका अगर एलिमेंट अगर एक एक इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। ये आपका सी क्या आ गया, 3 -1 और 2, 3 -1 और 2, 2 2 3, 2 2 3। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 2 -2 और 3, 2 - 2 और 3। उसके बाद आपका अगला क्या है, अगला आपका क्या है, 1 -1 और 1। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे, 1 माइनस का 1 और फिर 1। ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीजें समझ में आ रही है। एक बार थोड़ा सा चेक कर लें, क्योंकि अभी अगर इसमें अगर कोई भी एलिमेंट अगर गलत आ गया, तो क्वेश्चन मतलब ना ही आएगा, आंसर नहीं आएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। एक बार चेक कर ले, 1 2 -1 क्या है, 1 2 मतलब 1 2 -1, 3 -1 2, फिर आपका क्या है, 3 -1 2, फिर 2 -2 3, फिर आपका क्या है, 2 -2 3। उसके बाद आपका क्या है, 1 -1 और 1, फिर आपका क्या है, 1 1 -1 और 1। उसके बाद मैट्रिक्स बी आपको क्या दी गई है, तो मैट्रिक्स बी आप ऐसे लिख दो। मैट्रिक्स बी यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो 3 1 2 -1, 3 1 2 और -1, ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको मैट्रिक्स बी दी गई है। तो यहाँ पर 3 1 2 -1 क्या है,
3 1 2 -1 हाँ, ये हमको क्या मिल गया? ये हमको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल गया। अब इस ऑगमेंटेड जो आपको मैट्रिक्स मिला है, अब हम लोगों को क्या करना होगा? ये आपको जो मैट्रिक्स सी मिला है, इस मैट्रिक्स सी को हमको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है? यहाँ पर मैं देखो मैंने मेथड में क्या बताया है? मेथड में यही तो बताया कि हमको सबसे पहले रिड्यूस इन सी इनटू एचेलॉन फॉर्म यानी एचेलॉन फॉर्म में हमको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। एचेलॉन फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताए कि ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। आई होप आप लोगों ने सारी क्लासेस को देखा होगा, ठीक है? कि नहीं देखा है? देखा तो होगा, तभी तो आप यहाँ पर आ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपको जो मैट्रिक्स सी दी गई थी, इस मैट्रिक्स सी को हम लोग एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पता होगा कि इसमें हम लोग ऑपरेशंस लगाएँगे और ऑपरेशंस आपको पता होना चाहिए कि एशेलॉन फॉर्म में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एशेलॉन फॉर्म में बताया था कि एशेलॉन फॉर्म में केवल आपके रो ऑपरेशंस ही लगते हैं, कॉलम ऑपरेशन आपके एशेलॉन फॉर्म में नहीं लगते। नॉर्मल फॉर्म में आप कोई भी ऑपरेशंस लगा दो चलेगा, लेकिन जो आपका एशेलॉन फॉर्म होता है, एशेलॉन फॉर्म में आपका केवल रो ऑपरेशंस ही लगेगा, इसमें कॉलम ऑपरेशंस आपके नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स सी में एशेलॉन फॉर्म यानी इसमें हम लोग ऑपरेशंस लगाएँगे, वो भी कौन से ऑपरेशंस? केवल आपके रो ऑपरेशंस, इसमें केवल आपके रो ऑपरेशंस ही लगेंगे, इसमें आपके कॉलम ऑपरेशंस नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑपरेशंस लगा रहे हैं। ऑपरेशंस अब हमको किस में कन्वर्ट करना है इसको? एशेलॉन फॉर्म मतलब एशेलॉन फॉर्म में हमको लाना है। तो हमको क्या करना होगा? आपको ये सारे के सारे टर्म को हटाना होगा ना। यहाँ पर 0 करना होगा, यहाँ पर 0 करना होगा, यहाँ पर 0 करना होगा, यहाँ पर 0 करना होगा। तो ऑपरेशंस लगाना पड़ेगा। तो ऑपरेशंस में यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ? सबसे पहला ऑपरेशंस अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ, तो ये आपका जो R2 रो है, ये आपका R2 जो रो आप देख रहे हैं, ये आपका R2 जो रो है, इस R2 रो में अगर इस 3 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना, तो अगर इस 3 को हमको 3 के स्थान पर हम अगर हमको 0 लाना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम लोग क्या करें कि अगर हम रैंक जो आपको रो 1 दिख रहा है, इस रो 1 में ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका क्या है R3 है और ये आपका क्या है R4 है। तो यहाँ पर अगर R1 में अगर इस R1 में मैं 3 से क्या कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ और हम इस R2 को घटा दें, तो ये आपका यहाँ पर 1 के स्थान पर 3 आ जाएगा और इस 3 से 3 जाएगा तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, ठीक है? तो पहला ऑपरेशन है हम लोग यहाँ पर क्या लगाएँगे? सबसे पहला ऑपरेशन लगाएँगे कि R2 इज़ इक्वल टू R2 माइनस 3 R1 यानी R1 में हम लोग क्या कर रहे हैं? R1 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? R2 को घटा देंगे, ठीक है? दूसरा ऑपरेशन एक हम इसमें और लगाएँगे, दूसरा ऑपरेशन क्या लगाएँगे कि यहाँ पर अगर आप R3 को देखते हो, तो R3 में आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर आपको 2 है, तो यहाँ पर आपको क्या लाना है? 0 लाना है। तो अगर मैं कहूँ कि जो आपका ये R3 है, अगर हम R3 की बात करें, तो R3 की अगर बात करें, तो अगर मैं R1 में 2 से गुणा कर दूँ, इस R1 में 2 गुणा कर दूँ, तो इस 1 के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा और ये 2 और इस 2 को अगर मैं घटा दूँ, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? R3 के मतलब R3 रो के लिए हमने क्या किया? R3 रो के लिए हमने R3 को 2 से गुणा करके R1 से हमने घटा दिया, ठीक है? ये तो क्या? तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम और आपका और है R4 है। R4 के स्थान पर अगर मैं कहूँ कि आपका R4 को अगर मैं R1 से घटा दूँ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 से 1 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो एक आपका ऑपरेशन यहाँ पर R4 में भी लग जाएगा। R4 में क्या लग जाएगा कि अगर हम लोग R4 को किससे R1 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ पर 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा आप लोग ध्यान देना, अगर देखो मैं यहाँ पर क्या है कि कैमरे के सामने केवल अकेला बैठा हूँ, तो थोड़ी बहुत अगर गलती हो भी जाती है तो मैं शायद ना करेक्ट मतलब पकड़ पाऊँ, लास्ट में ही पकड़ में आएगी। लेकिन थोड़ा-सा आप लोग ध्यान देते रहना। जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपके हाथों में आ जाएँगी, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएँगे। तो यहाँ पर हम इतने सारे ऑपरेशंस लगाएँगे। तो यहाँ पर जब हम ऑपरेशंस लगाएँगे, तो यहाँ पर जब हम लोग ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो देखो, ऑपरेशंस जब लगाएँगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा देखो, ऑपरेशंस यहाँ पर लगाया तो इसमें तो R1 में तो हमने कोई बदलाव किया नहीं, तो R1 आपका सेम आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर आपका क्या है 2 आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका माइनस का 1 है, फिर आपका क्या चल रहा है 3 चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने R1 में किससे मल्टीप्लाई किया है तो 3 से, तो 3 से जब आप इसमें गुणा करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो 3 एकम कितना हुआ 3 और 3 से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 0 मिलेगा। यही तो मिलेगा? तो कहोगे हाँ भैया। अगर इसमें भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हर एक मल्टीप्लाई मतलब हर एक एलिमेंट में आपको 3 से
मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपने 3 दूनी कितना हो गया आपका 6 हो गया और यहाँ पर आपका 6 आपका -6 आया ना, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 का गुणा R1 से किया तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी पहले से है। तो आपका 3 दूनी कितना होगा 6 और यहाँ पर भी माइनस ऑलरेडी पहले से है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 -6 और -1 आपका कितना हुआ माइनस का 7। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया माइनस का 7 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 एकम कितना हो गया 3 और 3 से आपका जब 2 जाएगा तो कितना मिलेगा 3 से आपका 2 जाएगा नहीं, ये आपका माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5। यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 त्रिक का आपका 9 होता है और 9 से अगर आपका 1 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको माइनस का 8 मिलेगा, ठीक है। माइनस का 8 मिलेगा। इतनी चीजें समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। फिर तीसरे में हमने क्या किया? तीसरे में हमने क्या की R1 में 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको इरेज़ कर दें, ठीक है? किसको? इसको इरेज़ कर दें। यहाँ पर हमने R1 में किससे मल्टीप्लाई किया है? अब हमने R1 में किससे मल्टीप्लाई किया है? तो R1 में हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 3 से। तो यहाँ पर हम लोग R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 2 से करेंगे तो 2 एकम कितना होगा 2 और फिर इस R1 पंक्ति को हम लोग R3 से घटा रहे हैं। तो 2 एकम कितना होगा आपका 2 होगा। तो 2 से आपका 2 जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको? 0 मिल जाएगा। यही तो मिलेगा? तो कहोगे हाँ भैया। अब यहाँ पर अगर 2 दूनी कितना कर रहे हैं 4 तो 4 आपका यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है और यहाँ पर आपका -2 ऑलरेडी पहले से है। तो आपका -4 और ये -2 कितना हो गया आपका -6। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया माइनस का 6, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पर 2 का गुणा आप -1 के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 कितना हो गया आपका 5 हो गया। क्या हो गया आपका 5 हो गया। यहाँ पर 3 का गुणा आप 2 के साथ करते हैं तो 3 दूनी कितना होता है आपका 6 होता है और 6 से अगर आप 1 को घटाते हैं 6 से अगर आप इस 2 को घटाते हैं तो 6 से अगर आप 2 को घटाएँगे तो आपको क्या मिलेगा -4 मिलेगा। अब थोड़ा-सा इरेज़ कर दें क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो गया, बहुत सारी जगह माइनस और प्लस आ गया है। अगर इसको इरेज़ नहीं करेंगे तो इसमें यहीं पर कोई ना कोई गलती हो जाएगी, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर दें। ठीक है? क्योंकि बहुत सारी जब कन्फ्यूज़न हो जाएँगी तो यहाँ पर कोई टर्म अगर इधर-उधर हो गया तो पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगी हम लोगों की। तो इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर दें, साफ कर दें, ठीक है? अब देखो R4 में हम लोग क्या कर रहे हैं, R4 में कर रहे हैं कि R4 को R1 से हम लोग घटा रहे हैं। तो यहाँ से 1 से 1 घटाएँगे तो क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर आपका 2 चल रहा है, यहाँ पर आपका -1 चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 से करूँ तो 2 आपका यहाँ पर आपका जैसे घटाएँगे तो आपका ये माइनस हो जाएगा। तो 2 -2 और ये -1 आपका क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर -1 है, यहाँ पर इसको भी हम लोग घटाएँगे, तो यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2 सॉरी 1 और यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर ये माइनस है या R2 माइनस R1 तो कर रहे हैं हम लोग, तो R2 की वैल्यू 1 हो गई, R1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? माइनस का 1 यानी 2 आ जाएगी। इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है? इसकी वैल्यू आप लोगों को क्या मिलेगी आपको? तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। उम्मीद है मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है? ये आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका -3 है, यहाँ पर आपका +3 है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो वैल्यू आपकी सारी की सारी जुड़ जाएँगी। तो 3 1 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4 हो जाएगा। ये हमको एक नई मैट्रिक्स मिलकर तैयार हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर भी हमको कई सारे ऑपरेशंस अभी लगाने होंगे। क्यों ऑपरेशंस लगाने होंगे? क्योंकि हमको ये सारे के सारे टर्म को हमको क्या बनाना है? 1 बनाना है। ये सारे के सारे टर्म को 1 बनाना है और इन सारे के सारे टर्म को हमको 0 बनाना है। तो अब यहाँ पर हम लोग ऑपरेशंस कई सारे अभी लगाने होंगे हमको। बहुत सारी मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ है। टफ नहीं है, थोड़ा-सा लेंथी है। अब इसमें आपको क्या करना होगा? हम तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास समय है तो इससे अच्छा सवाल आपको मिलेगा ही नहीं। इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग ऑपरेशंस लगा रहे हैं। ऑपरेशंस इसमें क्या लगा रहे हैं कि अगर जो आपका ये R2 है, यहाँ पर हमको क्या लाना है? यहाँ पर हमको 1 लाना है। इस -7 की जगह हमको 1 लाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिमाग लगाएँ कि आखिर यहाँ पर -7 के स्थान पर आपका 1 आ जाए। आखिर क्या ऐसा चेंज करें? तो अगर मैं एक यहाँ पर मतलब ऑपरेशंस लगा रहा हूँ कि आपको जो R2 कॉलम है, इस R2 कॉलम को अगर मैं R2 कॉलम को R3 से क्या कर रहा हूँ? घटा रहा हूँ और फिर -1 से गुणा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? R2 को R3 से मैं घटा रहा हूँ, उसके बाद -1 से गुणा कर रहा हूँ। तो हमको एक कॉलम क्या मिलेगा? एक नया मैट्रिक्स क्या मिलेगा? देखो, नया मैट्रिक्स हमको क्या मिलेगा? एक बार चेक करते हैं। नया मैट्रिक्स हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? देखो, नया मैट्रिक्स R2 को हम लोग क्या कर रहे हैं? R3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने R1 में तो कोई चेंज किया नहीं, तो R1 आपका सेम एज़ इट इज़ ऐसे लिखा रहेगा 1, 2 माइनस का 1 और आपका 3। R2 को हम लोग किससे घटा रहे हैं? R3 से घटा रहे हैं। तो R2 आपका यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो ये टर्म आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
R3 आपका क्या है? तो R3 आपका माइनस का 6 है और माइनस का 6 से अगर मैं माइनस 7 आपको घटाऊँगा तो ये टर्म आपका प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से आपका प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है? क्या आ जाएगा आपका प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करूँ तो आपका 5 से 5 जाएगा तो 0 मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं माइनस 8 से आपका माइनस 8 आपका प्लस में बदल जाएगा तो यहाँ पर माइनस 4 जाएगा तो आपको प्लस का 4 मिल जाएगा, ठीक है? ये आपको टर्म मिल जाएगा और फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या हाँ, सारे के सारे क्योंकि हमने माइनस से भी मतलब माइनस से गुणा भी तो किया है, तो इसीलिए टर्म ये आपका प्लस में हो जाएगा और सारी की सारी वैल्यू 4 से 4 जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा 4। 8 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से 4 जाएगा प्लस 4, 0 5 से 5 जाएगा 0 और यहाँ पर माइनस 7 है प्लस हो जाएगा तो प्लस 7 क्योंकि हमने माइनस से गुणा किया है ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और प्लस 7 6। हाँ, सारी चीज़ें सही है, ठीक है? दूसरी चीज़ अब हमको क्या करना होगा, इसमें तो कोई बदलाव किया नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे का ऐसे लिख देंगे 0 माइनस का 6 5 और माइनस का 4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 0 माइनस का 3 2 और माइनस का 4 ऐसे हम लोग लिख देंगे। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर रहे हैं, थोड़ा-सा स्लाइड आपकी खाली हो जाए, इसको हम लोग इरेज़ कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। बार-बार हम अगली स्लाइड में चलेंगे तो कहीं एक अंक कहीं एक एलिमेंट आपका इधर से उधर हो गया, तो सारी की सारी मेहनत हमारी खराब हो जाएगी। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसी स्लाइड में सारी की सारी हमने कोई भी ऑपरेशंस के क्वेश्चन्स लगाए हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारी की सारी चीज़ें एक ही स्लाइड में कर रहे हैं। एक ही स्लाइड में करने का उद्देश्य ये भी होता है कि सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक ही स्लाइड में हमको समझ में आ जाती हैं, उधर बार-बार बैक करना होता है, फिर आगे करो, फिर पीछे करो, फिर आगे करो। तो इसमें क्या होता है कि कोई नंबर अगर आप भूल गए, तो भटकोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। आप इसी में भटकते मतलब भटकते रहोगे, ठीक है? क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया इसको इरेज़ कर दिया। अब हम यहाँ पर ऑपरेशंस और सारे लगाएँगे। ऑपरेशंस ये लगाने हैं कि हमको यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर इस 0 को -6 को 0 में कन्वर्ट करना है, इसको 0 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर एक ऑपरेशंस हम लगा रहे हैं। ऑपरेशंस हम क्या लगा रहे हैं कि R3 को R3 जो आपका R3 रो है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, R3 को जोड़ दे रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई करके R2 में, यानी R2 में अगर इस 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरे के पूरे R2 में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, उसके बाद में इसमें जोड़ दूँ, तो यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा। तो हम लोग देखो करते हैं। देखो यहाँ पर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखो। ये आपका 1 2 -1 यहाँ पर क्या है 1 फिर आपका क्या है 2 उसके बाद आपका -1 है और फिर आपका 3 है। उसके बाद 0 इसमें तो कोई बदलाव किया नहीं तो कहोगे कोई बदलाव नहीं किया है। एक ऑपरेशंस और लगा दें, ऑपरेशंस R4 में भी लगा दें। R4 में हम लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि बार-बार क्या इरेज़ करना R4 में हम लोग क्या कर रहे हैं, R4 में कर रहे हैं कि आपका जो R4 है इसमें मैं R2 से 2 से गुणा कर रहा हूँ। किससे? 3 से गुणा कर रहा हूँ क्योंकि R2 में 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर 1 के स्थान पर 3 आ जाएगा और 3 से 3 चला जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने इसमें तो कोई चेंज किया नहीं, ना ही दूसरे रो में कोई चेंज किया है। 1 फिर आपका 0 फिर आपका क्या है 4 उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया कि R2 में 6 से गुणा किया, तो यहाँ पर आपका टर्म 0 ही होगा। बाकी यहाँ पर 6 से अगर इस 1 में गुणा करोगे तो आपको 6 मिलेगा और 6 से 6 जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, ना? यही तो मिलेगा? तो कहोगे हाँ भैया। उसके बाद इसमें हम 6 से गुणा कर रहे हैं तो 5 का 5 ही आ जाएगा आपका। बाकी यहाँ पर अगर आप 6 चौको कितना कर रहे हो 24 और 24 से आपका 4 जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको? 20 मिल जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, R4 में हमने क्या किया, R2 में 3 से गुणा कर दिया। R2 में हमने यहाँ पर क्या किया 3 से गुणा कर दिया। तो 3 से गुणा किया तो आपको यहाँ पर 0 ही मिलेगा। यहाँ पर आपका क्या मिला 3 से गुणा किया तो ये आपका 1 के स्थान पर 3 हो गया प्लस का और प्लस का 3 जब हो गया आपका तो आपने जब इस -3 को घटा दिया तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है? क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। यहाँ पर आपका 3 का गुणा 0 के साथ करोगे तो आपका 2 ही आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 2 ही लिख दिया और यहाँ पर अगर आप कितना कर रहे हो 2 का 2 चौक कितना होता है आपका 8 3 है ना? 3 चौक कितना होता है आपका 12 और 12 से आपका -4 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 8 मिलेगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो कहोगे हाँ भैया, अभी भी हमको इसमें थोड़ा-सा कैलकुलेशन करना है, ऑपरेशन लगाने होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस स्थान पर 0 लाना है, हमको इस स्थान पर 1 लाना है, हमको अभी कैलकुलेशन करना होगा काफ़ी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अगली स्लाइड में चलूँ, इसका मैंने रीज़न बता दिया बार-बार, क्या बताएँ आपको रीज़न? इसीलिए मैं बार-बार मतलब नहीं बता रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें कई सारे ऑपरेशंस अभी लगाएँगे क्योंकि अभी हमारा एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है? एशेलॉन फॉर्म में हमारा अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अब इसमें हम लोग ऑपरेशंस लगाएँगे। इस 5 के स्थान पर हमको 1 लाना है। तो एक ऑपरेशंस मैं यहाँ पर लगा दूँ कि जो आपका ये R3 है, आपका R1 आ गया, ये आपका R2 आ गया, ये आपका R3 आ गया। तो इस R3 में मैं क्या करूँ, R1 से अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, आपका जो R3 कॉलम है, इसमें अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, किससे? अगर ये आपका जो R3 कॉलम है, ये R3 कॉलम से अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखो। यहाँ पर सी मैट्रिक्स हमको क्या मिल जाएगी? सी मैट्रिक्स मिल जाएगी 1, 2
माइनस का 1 और आपका 3, फिर आपका क्या है 0, 1, 0 आपका 4, उसके बाद आपका क्या है 0, 0, यहाँ पर हम 5 से डिवाइड, जैसे 0 को 5 से डिवाइड करोगे कोई मतलब नहीं, 5 से 5 को डिवाइड किया 1 मिल गया, यहाँ पर 20 को 5 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 4 मिल गया, 5 चौक कितना हो गया आपको 20 मिल गया। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको क्या मिलता है 0 मिलता है, यहाँ पर हमने कोई बदलाव नहीं किया 2, यहाँ पर आपका क्या है 8, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने यहाँ पर सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ ली। अब देखो थोड़ा-सा एक मतलब 2 मैटर मतलब हमको ऑपरेशन सॉल्व लगाने होंगे, बस हमारा क्या होगा कि आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है? इतनी चीजें आपका आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, अब इस स्थान पर 8 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया। अब हमको क्या करना होगा इस 8 के स्थान पर या तो आप 0 लेकर आओ, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ कि 0 क्यों आएगा, अभी बता रहा हूँ, थोड़ा-सा देखो। इस 8 के स्थान पर या तो आप 0 लेकर आओ या तो आप 1 लेकर आओ और इस 2 के स्थान पर तो आपका 0 रहेगा ही, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर एक ऑपरेशंस मैं लगा रहा हूँ कि आपका जो R4 कॉलम है, इस R4 कॉलम में मैं क्या कर रहा हूँ, इस R4 कॉलम में मैं क्या कर रहा हूँ कि R3 जो आपको कॉलम दिया है इसमें 3 से गुणा करके घटा रहा हूँ। R3 आपका क्या है? ये आपका ये, तो 3 एकम कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा और 3 से अगर मैं 2 को घटाऊँगा तो आपका सारे के सारे टर्म सही लिखा है ना? R4 जो आपको कॉलम दिया गया है, R4 कॉलम में अगर मैं 3 से नहीं गुणा होगा बाबू, यहाँ पर आपका 2 है ना, तो यहाँ पर आप 2 करो, 2 से गुणा, सॉरी, यहाँ पर आपका 2 से गुणा होगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या किया 3 से गुणा नहीं होगा, 2 से गुणा होगा, ठीक है? 3 से गुणा आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका 2 से गुणा होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, 2 से गुणा कर दो। तो 2 से जब आप गुणा करोगे तो आपको मैट्रिक्स क्या मिलेगी? देखो मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगी? 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, -1 मिलेगी, 3। फिर आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर आपको 0 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं आपकी जो मैं रो 3 है, इस रो 3 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जो जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 जोड़ी हम 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, 2 जोड़ी हम 0, 2 जोड़ी हम 0। फिर हम लोग क्या किए, जब 1 से गुणा किए तो 2 एकम कितना होगा आपका 2 और फिर हम R4 से घटा दिए। तो 2 एकम 2 से 2 को घटाया तो हमको क्या मिल गया? 0 मिल गया। यहाँ पर 4 दूनी कितना होगा आपका 8। अब 8 हो गया तो 8 से 8 चला गया तो कितना मिल गया आपको? 0। अब देखो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? अब याद करो आप पिछली क्लासेस को। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको कोई 4 अगर आपको क्या 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स अगर आपको दी जाती है, उसमें आपको क्या होगा कि ये आपका कोई रो है, ये आपका कोई रो है, ये आपका कोई रो है और ये आपका कोई रो, 4 रो आपको कोई दिए गए हैं, ठीक है? ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ। देखो मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर ये सारे के सारे टर्म आपके 0 हो गए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, तो उसमें आपको काउंट करना होगा कि इसमें नॉन ज़ीरो रो कितने हैं। यही तो बताया था? तो कहोगे हाँ भैया, तो यहाँ पर ये सारे के सारे टर्म आपके क्या होंगे 0 होंगे। ये सारे के सारे टर्म आपके क्या होंगे 0 होंगे। अगर यहाँ पर ये भी आपका 0 हो गया तो मतलब अब इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही आपका यहाँ पर 1 हो जाता, क्या? अगर इसी 8 के स्थान पर अगर हम इसको 1 में बदल देते, तो यहाँ पर इस रो को भी हम लोग काउंट कर रहे होंगे। तब इसकी रैंक क्या होती है आपकी? तब इसकी रैंक आपकी 4 होती है। लेकिन यहाँ पर आपका 0 नहीं है, तो अगर 0 नहीं है तो ये इस रो को हम लोग कैंसल ही कर देंगे। मान लो क्या होता है कि मतलब मर चुका है, मुर्दा हुआ है, मुर्दा इसको हम लोग कैंसल कर देंगे कि आपका 0, 0, 0 आपका आ गया, इसको हमको मतलब नहीं, हम केवल किसको काउंट करेंगे? तो हम लोग किसको? नॉन ज़ीरो रो को ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका 1, 2, 3 आपके नॉन ज़ीरो रो आ गए। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है? अब देखो थोड़ा-सा एक मतलब 2-3 लाइन आपको और कुछ लिखना होगा। बस आपका ये आपका क्या होगा कनवर्ट हो जाएगा। ठीक है? अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर रहे हैं, इसको इरेज़ कर दो क्योंकि अभी हमें आवश्यकता होगी सारी चीज़ों की। अब देखो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये सारा का सारा टर्म आपका क्या हो गया, सारा का सारा टर्म आपका एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर आप एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हो, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका रैंक आपका क्या होगा, तो रैंक इसकी बता सकते हो, रैंक ऑफ सी किस क्या होगा इसका? तो रैंक ऑफ सी आप क्या बताओगे? क्या बताओगे आप लोग? तो अब आप बताओ ये की पूरी मैट्रिक्स क्या है? ये आपकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है। ये आपकी क्या है? बी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आप बताओ कि अगर आप मैट्रिक्स सी को लेते हो, क्या? अगर आप मैट्रिक्स सी को लेते हो, तब भी आपका क्या होगा? इसका जो रैंक आएगा वो आपका 3 ही आएगा। क्या आएगा? 3 ही आएगा, यही तो आएगा। अगर आप यहाँ पर इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स सी को लेते हो, हालाँकि ये आपका 0, 0 है, ये आपका एशेलॉन फॉर्म में तो काउंट नहीं होगा।
नॉन ज़ीरो रो आपके केवल काउंट होंगे, ये आपका काउंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं केवल मैट्रिक्स सी की बात करूँ और फिर आपसे पूछूँ कि इसका रैंक क्या होगा, तब आप बताओगे 1, 2, 3 ही तो बताओगे कि इसको भी काउंट कर लोगे, तो कहोगे भैया रैंक इसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें आप मैट्रिक्स ए की रैंक बताओ, तो मैट्रिक्स ए आपकी यहाँ पर क्या है? तो मैट्रिक्स ए आपकी यही तो है। तो कहोगे हाँ भैया, अभी 0 को तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं क्योंकि आपका 0 को नॉन ज़ीरो हमको केवल काउंट करना है, तो इस 0 को तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं, तो इस 0 को हम लोग छोड़ देंगे। देखो इस मैट्रिक्स ए में भी आपका क्या है? मैट्रिक्स ए में भी इसका रैंक क्या आ गया? इसका रैंक आपका मैट्रिक्स ए का भी रैंक क्या आ गया? 3 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया। 1 ही 1 यहाँ पर सारे के सारे टर्म आपके नॉन ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पर भी इसकी रैंक क्या आ गई? 3 आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी मैट्रिक्स रैंक ए यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर ले फिर बताएँ। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और कन्वर्ट करने के बाद अगर रैंक ऑफ ए यानी मैट्रिक्स ए की रैंक अगर मैट्रिक्स सी के रैंक के इक्वल हो गई, तो हम लोग कहेंगे कि आपका जो मतलब मैट्रिक्स दिया गया है, ये आपका जो लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, ये आपका कंसिस्टेंस है। ठीक है? वही चीज़ आपका एक क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया है। इसी क्वेश्चन में पहले ही अगर ये आपका कंसिस्टेंट आपका पहले नहीं देता, तो हमको इसको बताना होता। लेकिन इसने क्या किया है, इस भाई साहब ने क्या किया है, पहले ही बता दिया है और हमने भी यहाँ पर बता दिया कि रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ये आ गया। यानी रैंक ऑफ सी यानी इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक और इस रैंक ऑफ ए यानी इस मैट्रिक्स का रैंक, दोनों का रैंक एक दूसरे के इक्वल आ गया। यानी ये आपका क्या हुआ, ये आपका कंसिस्टेंट हो गया। ये आपका क्या हुआ कंसिस्टेंट हो गया। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई। अब अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो इसका तो मैं बिल्कुल खिचड़ी बना दिए हम, तो थोड़ा-सा इसको हम इरेज़ कर दें, ठीक है? इसको क्योंकि अभी हमें इसकी आवश्यकता है, मेन अभी काम हमने हमारा नहीं हुआ है, इसकी हमें थोड़ी आवश्यकता है, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा इरेज़ करना होगा, क्योंकि अभी एक काम आपको और करना होगा। उस काम को जब तक आप नहीं करेंगे, तो तब तक शायद आप सारा का सारा मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। तो एक काम अभी आपको और करना होगा, वो काम आपका क्या है देखो, यहाँ पर आपको क्या पता हो गया, यहाँ पर आपको ये पता हो गया कि रैंक ऑफ सी इक्वल किसके हो गया आपका रैंक ऑफ ए के, यानी रैंक ऑफ सी आपका इक्वल हो गया रैंक ऑफ ए, यानी आपको यहाँ पर पता हो गया कि ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है। अब जब आपको सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है, तो ये आपने जो मैट्रिक्स आपने सबसे पहले क्या होता है ना कि वो बात हटाओ, ठीक है? कोई बात एक एग्जांपल बताने जा रहे थे, याद नहीं आ रहा है शायद, ठीक है? बाद में बताएँगे, लेकिन यहाँ पर आप समझो। देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि आपने ये आपका जो मैट्रिक्स मिला है, अभी आपको जब आवश्यकता थी क्या? अभी ये आपका भाई साहब था, तो इसको आप लोगों ने क्या किया मैट्रिक्स में तो कन्वर्ट कर दिया। इसके कंसिस्टेंट को चेक करने के लिए आपने इसको तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया और आपको पता भी होगा कि ये कंसिस्टेंट है। तो ये जो आपको मैट्रिक्स मिला है, इसको आपको लीनियर इक्वेशंस में भी बदलना होगा। कैसे बदलोगे? तो यहाँ पर आपको क्या मिला? एक इसको सबसे पहले आप इसको उठाओ। इसको अगर आप उठाओगे, तो यहाँ पर आपका क्या चल रहा है? तो यहाँ पर आपका 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका x हो जाएगा केवल। तो यहाँ पर आपका 2 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 2y। हमको इसको ये लीनियर इक्वेशंस में भी बदलना होगा। मतलब एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे, उनको आपको एशेलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2i और फिर आपका क्या है माइनस का z चल रहा है। यहाँ पर आपका इसको मान लो x मान लो, इसको मान लो y, इसको मान लो z और इसको मान लो d जो आपको मिला था, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपका x का 1 y का गुणा 2 के साथ हुआ तो y2 और यहाँ पर आपका क्या हुआ माइनस का y मिल गया, माइनस का z मिल गया, x, y और इसको आप z मान लो। ये आपका क्या है z, इसको क्या मान लो? z मान लो। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया, आ रही हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में। तो यहाँ पर इसको क्या मान लो? z मान लो। यहाँ पर अगर मैं y की बात करूँ, तो यहाँ पर ये आपका x 0 है और z 0 है, बाकी आपका यहाँ पर केवल y है ना, तो यहाँ पर आपका y इज़ इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया। यहाँ पर आपका x 0 है, y 0 है और यहाँ पर आपका z 1 है, तो z इज़ इक्वल टू आपका क्या आ गया? z इज़ इक्वल टू आपका आ गया 4 आ गया, ठीक है? 4 आ गया। यहाँ पर ये सारे के सारे टर्म 0 हैं। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ आपसे क्या? यहाँ से अगर मैं आपसे ये आपका क्या है x, y, z और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू आप क्या बताओगे? तो x की वैल्यू आप बता दोगे, y के स्थान पर आप 4 रखोगे, तो 4 दूनी कितना होता है आपका 8 माइनस यहाँ पर अगर आप z के स्थान पर 4 रखोगे, तो इज़ इक्वल टू 3 तो 8 से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा? x मिलेगा, तो 8 से 4 जाएगा तो आपका प्लस का 4 उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? मतलब उधर जाएगा तो आपका 3 माइनस का 4 तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? माइनस का 1 आ गई, ठीक है? यहाँ पर यानी y इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू और ये वैल्यू आपको मिल गई। बस इतना आपको करना होता है। तो उम्मीद है मेरी बातों को आप लोगों ने समझा होगा कि मतलब ये क्वेश्चन आपका कैसे होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है। बेधड़क आप
धुआँधार कमेंट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और मतलब कुछ चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊँगा, कुछ चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उसको मतलब एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा, उसको आप लोग देख लेना। बाकी इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट कर देना। दूसरी बात आप ये कर देना कि जो आप अ, टेलीग्राम में क्वेश्चन्स हमसे नहीं माँगते हो। आप जब मैं क्वेश्चन्स अगर डालता भी हूँ, तो आप उसको सॉल्व नहीं करते हो। तो अगर आपको क्या होगा कि इन सारे क्वेश्चन्स की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बता देना होगा कि हाँ भैया हमको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप करते नहीं हो। हमें लगता है कि आप बस केवल लाइटली ले रहे हो और कोई चीज़ कर नहीं रहे हो, तो हम भी कोई मतलब कुछ नहीं करते। जब आप माँगोगे हमसे, तो हम सारी चीज़ें आपको देंगे। तो अगर आपको इसका मतलब और सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो आप कमेंट में बताना। मैं टेलीग्राम में इसके कई सारे क्वेश्चन्स डाल दूँगा, वहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो उम्मीद है आपको जो आपका ये टॉपिक आपका था कि अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशंस का कंसिस्टेंसी चेक करना है, तो आप लोग कैसे करोगे? मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि अगर आपको कोई मतलब सॉल्यूशन दिया जाता है होमोजेनियस सॉल्यूशन, नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशंस का कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे? सारे के सारे मेथड। अब कुछ लोग डाउट में होंगे कि आपने होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस नहीं बताया, तो सारी की सारी चीज़ें आपकी मतलब सारी की सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही पूछी जाती हैं। ऐसे आपको कंसिस्टेंसी को चेक करना नॉन होमोजेनियस, होमोजेनियस सारी की सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही पूछी जाती हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आपका ये कंसिस्टेंसी आपको समझ में आ गया होगा, कंसिस्टेंसी आपकी क्या होती है, नॉन कंसिस्टेंसी क्या होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और प्लीज़ थोड़ा-सा आप एक कमेंट कर दिया करो क्लास को देखने के बाद। एक प्यारा-सा आप कमेंट कर दिया करो क्योंकि देखो ना तो मैं आपको जानता हूँ, ना मतलब आप तो हमें जानते हैं, आप हमें देख रहे हैं, ठीक है? ना तो मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप कौन हो, कैसे दिख रहे हो, ठीक है? कहाँ से आप हो, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता होती है। आप जब कमेंट करते हो तभी हम आपसे जुड़ पाते हैं। तो अब इतनी मेहनत से हम आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करते हैं। विश्वास नहीं होगा इससे पहले मैं 3 क्लासेस रिकॉर्ड करके अगर मतलब आपकी क्लासेस नहीं है दूसरी क्लासेस हैं, उसको रिकॉर्ड करके मैं इस तीसरी क्लास को मतलब पहले दूसरी तीसरी क्लास हमारी है, जो कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? तो इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोग भी मतलब कुछ रिप्लाई नहीं देते हो, तो थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो जाते हैं हम भी। तो आपको बस रिक्वेस्ट यही कि आप थोड़ा-सा प्यारा-प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो और यही उम्मीद रहती है कि आप मतलब हमें हमेशा यही उम्मीद रहती है कि आप कब कमेंट करते हो, कमेंट भी आपका नहीं आता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा एक प्यारा-सा कमेंट कर दिया करो, कमेंट करने में क्या जाता है। आपको मुझे पता तो होगा कि आखिर हाँ, कोई देख तो रहा है हमारी वीडियोज़ को, तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलेंगे अगली क्लास में और हाँ, आप लोग अगर क्लासेस नहीं आती है तो आप लोग घबराया मत करो। मैंने आपसे बताया था ना कि आपके हफ्ते में मैंने 1 वीक में आपकी लगभग 3 से 4 क्लासेस आएँगी, ठीक है? तो आप लोग मतलब ये मत हुआ करो, आपकी क्लासेस आएँगी। थोड़ी-सी क्या होती है कभी कोई दिक्कत हो जाती है, तबीयत खराब हो गई ना फिर कोई हम बाहर हैं, टाइम पर अपने मतलब सेटअप पर नहीं आ पाए, तो इससे क्या होता है कि देर हो जाती है क्लासेस, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर बता देता हूँ कि हाँ, आज ये क्लास आपकी नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और जाने से पहले आप एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना। तो अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।